आज हम पढ़ेंगे पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। एक बात और आप ध्यान रखें कि जैसे बच्चे जुड़ जाते हैं, टाइम से पहले भी कई बार कनेक्ट हो जाता है ये, तो कोई भी बच्चा आपस में इस तरीके की टॉकिंग नहीं करे जिससे कोई मिसबिहेवियर नजर आए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्ड, ये जो क्लासें हैं वो सारी कंप्लीट रिकॉर्ड हो रही हैं यहाँ पर। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे जैसे ही मैंने लॉगिन किया आपस में बात कर रहे थे, तो वो बातें सेंसलेस नहीं होनी चाहिए। आपके साथ गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और अगर कोई बच्चा विद इन क्लास के दौरान भी कोई मिसबिहेवियर करता है तो उसका भी पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है। जो भी क्लास के दौरान हो रहा है, किसी बच्चे ने क्या बात की, क्या किया, वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्डेड है। विशेष तौर पे इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का टॉपिक है पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। हम देखेंगे। एक सवाल बताएं भाई, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री कौन बताएगा? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताओ। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री दीक्षा शर्मा, संजय, सोनू चौधरी, स्वतंत्र भारत। नो आइडिया। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ टाइम पास हो रहा है, पढ़ ही नहीं रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना सही है। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि आपकी नोटबुक के जो साइड वाले बॉक्स हैं वो जरूर पढ़ने हैं। हम क्या करते हैं, आरबीएससी में हमारी आदत क्या पड़ी हुई है कि हम जो टॉपिक दे रखा है वो पढ़ लेते हैं, और जो बॉक्स बने हुए थे छोटे छोटे, किसी बच्ची के साथ बना हुआ था, कोई बच्चे के साथ बना हुआ था, वो बुक्स हम नहीं पढ़ते थे आरबीएससी में, आपको पता हो तो। सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें विशेष तौर पे ये इंडिकेशन दिया गया है कि छोटे छोटे बॉक्स बना रखे हैं बीच बीच में, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल ये, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना कलाम साहब थे। आपको याद रखना है, अब्दुल कलाम साहब थे, मौलाना अब्दुल कमाल था ना, उनका जरूर आप ध्यान रखना है। और ये सारे बॉक्स आपको याद करके आने, कल मैं फिर से ऐसे ही सवाल आपसे पूछूंगा। नंबर 1 बात। दूसरी, आपने देखा होगा इसमें कलरफुल पेज ऐड है बीच बीच में, जैसे सोशलिस्ट पार्टी की बात कर दी, कांग्रेस पार्टी की बात कर दी, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर दी, भारतीय जनसंघ की बात कर दी। तो ये आपको डिटेल से नोट करना है कि बीजेपी कब बनी। मैं तो यहाँ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या आया, लेकिन ये आंकड़े आपको कलेक्ट करने हैं। आपसे पूछेगा सोशलिस्ट पार्टी पर टिप्पणी लिखें, कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी लिखें। जैसे मैंने 2 पार्टी आपको बता दी, बीजेपी कांग्रेस, तो वो डाटा आपको कलेक्ट करके आपकी नोटबुक में राइट ऑन करना है। उसका फायदा क्या होगा कि वो जब टिप्पणी हमसे पेपर में पूछेगा बोर्ड, तो आपके यहाँ पर आसानी से वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं तो फिर हमें ये लगेगा ही नहीं कि ये कोर्स में भी नहीं हुआ, और चर्चाएं कभी हो जाएंगी। कभी भी मैं सोशलिस्ट पार्टी को आपको बता दूंगा कि मुझे तो 4 ही लाइनें बतानी है, कब बनी, संस्थापक कौन थे, और इसके विचारक, इसके विचार क्या थे। लेकिन आप उसमें से ज्यादा डिटेल से देख सकते हैं कि इसकी पहली सरकार कब बनी थी, और इसके जुड़े हुए तथ्य और क्या है, वो भी आप वहां पर शामिल कर सकते हैं। तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। आप सवाल लिख लीजिए, बढ़िया सवाल है, बोर्ड ने पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित कीजिए।
या कैसे प्रभुत्व था? पहले 3 आम चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व था? इससे पहले जब हम प्रभुत्व पढ़े, आपको एक बात ध्यान रखना है कि कब कब कौन कौन प्रधानमंत्री आए। आजादी से लेकर 90 तक हम एक बार देखते हैं। आजादी से लेकर 1990 तक का इतिहास हमारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है। हमारे जो सवाल बनते हैं वो 90 तक ही बनते हैं। ये इससे संबंधित नहीं है, अलग बिंदु है, लेकिन इसको पढ़ना पहले ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ये सवाल हो पाएगा। आजादी में पहली बार जब चुनाव हुए वो कब हुए? 1952 में। और पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी। कौन बने? नेहरू जी बने। आजादी से लेकर 52 तक और 52 से लेकर 1964 तक। कब तक रहे? 64 तक रहे। इसके बाद 2 वर्ष शास्त्री जी रहे, 1964 से 1966 तक शास्त्री जी। इनका ये कार्यकाल कितने वर्ष का रहा? 2 वर्ष का। फिर 1966 से 1967 तक इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, 1 वर्ष तक, और 2 वर्ष यहां पूरे हुए। ऐसे करके 5 साल इस कार्यकाल के हुए। ये तीसरी लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? तीसरी लोकसभा। और आप जानते हैं मैंने 3 ही नाम लिखा है ऊपर, यानी कि शुरुआत की जो 3 लोकसभाएं थी, 3 आम चुनाव था, इसमें वर्चस्व किसका था? कांग्रेस का, या प्रभुत्व कह सकते हैं, या यूं कह सकें एकाधिकार था इनका रिजल्ट्स के अंदर। ये हमें पढ़ना है। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। उसके बाद भारत का शासन किसने चलाया? अंतरिम सरकार ने। किसने चलाया? अंतरिम सरकार ने चलाया। ये बात हम समझ सकते हैं कि भारत का शासन किसने चलाया? अंतरिम सरकार ने चलाया। इस अंतरिम सरकार के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। और पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री जी कौन बने? नेहरू जी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और 1964 तक इनका शासन रहा। अब हमें 2 बातें ये भी ध्यान रखनी है, इन्होंने 2 युद्ध भी लड़े। कौन सा? 1948 में तो किससे लड़ा? पाकिस्तान से। और 1962 में किससे लड़ा? चीन से लड़ा। उसके बाद कौन आ गए? शास्त्री जी। शास्त्री जी किस पर आए? नेहरू जी के देहांत पर आए, स्वर्गवास पर आए। शास्त्री जी का कार्यकाल कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और एक युद्ध लड़ा इन्होंने, कौन सा? 1965 वाला युद्ध लड़ा। और वो किससे लड़ा? पाकिस्तान से लड़ा। आपको याद होगा इन्होंने समझौता कौन सा किया था? पंचशील का। किसने? नेहरू जी ने। किससे किया था? चाइना से। शास्त्री जी ने किससे किया? ताशकंद का समझौता किससे किया? पाकिस्तान से। फिर कौन आ गई? इंदिरा गांधी जी आ गई। कब आई? 66 में। इनका कार्यकाल कितना हुआ? 1 वर्ष का। अब यहां सवाल उठा कि तीसरी लोकसभा कब ये हुई? 62 से। 63 और 4 2 साल, 5 और 6 फिर 2 साल, 4 साल हो गए, और 1 साल 67 वाला। ऐसे करके 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले। चुनाव नहीं हुए, या ध्यान रखना कि चुनाव नहीं हुए। आप जानते हैं प्रधानमंत्री के स्वर्गवास पर नया प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। मंत्रिमंडल वही रह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
सरकार वही रह सकती है, केवल बदला कौन? प्रधानमंत्री ही बदला। तो ऐसे करके तीसरी लोकसभा में कितने प्रधानमंत्री बदल दिए हमने? 3 प्रधानमंत्री जी बदल दिए। पहले कौन से? नेहरू जी, फिर कौन से? शास्त्री जी, और फिर कौन से? इंदिरा गांधी। लेकिन आप जानते हैं यहां तक कांग्रेस की सरकार कैसी थी? पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अभी तक कांग्रेस को कोई हराने वाला बचा ही नहीं था, या हराने का किसी में मादा था ही नहीं। पूरी तरीके से कांग्रेस जीत रही थी। एक एग्जाम्पल याद रखना है, सेकंड नंबर की पार्टी, कांग्रेस तो फर्स्ट नंबर थी, सेकंड नंबर की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आपको ये भी याद रखना है 1957 में केरल में ये आई थी, साउथ इंडिया में आई थी। आपको याद रहे तो ठीक, नहीं इतना तो जरूर याद रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इंडिया में कौन सी थी? 16 सीटों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। यहां तक कोई बच्चा सवाल पूछना चाह रहा हो तो बताओ। अर्जुन सैनी, आशा, ओके। तो यहां तक सवाल क्या क्या बने? प्रथम 3 आम चुनाव में, आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं, पहले 3 आम चुनाव में किसका प्रभुत्व था? पहले 3 आम चुनाव में किसका प्रभुत्व था? आंसर आएगा कांग्रेस। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी। अगला सवाल, पंचशील का समझौता कब? पंचशील का समझौता कब, किन 2 देशों के मध्य? पंचशील का समझौता कब कब वह किन 2 देशों के मध्य हुआ, तथा इसमें लीडर कौन थे? कब और किन 2 देशों के मध्य हुआ, तथा इसमें लीडर कौन कौन थे? कब हुआ? 1954 को, अप्रैल 1954 को हुआ। भारत के नेहरू जी थे, और उधर से कौन थे? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई कहां से? चीन से। कब हुआ? अप्रैल 1954 को। अगला सवाल, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1965 में हुआ। किसके मध्य? भारत पाकिस्तान के मध्य। इधर से नेहरू जी, उधर से यहिया खान। अपने को याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है 65 में भारत पाकिस्तान, ये जगह थी उज्बेकिस्तान। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना सवाल। अब एक बात और ध्यान रखना, 47 से लेकर, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर पहले आम चुनाव 52 तक किसने सरकार चलाई? तो वो कौन था? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार कौन थी? संविधान सभा। अंतरिम सरकार हम किसको कहते हैं? संविधान सभा को कहते हैं। सवाल क्या लिखा था? पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व और वर्चस्व कैसे था, स्पष्ट कीजिए। मेरे साथ एक एक बिंदु लिखते जाएं। 6 नंबर का सवाल है, करिश्माई नेता। करिश्माई नेता, इसको लिख सकते हैं प्रभावशाली। प्रभावशाली नेता। आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं। विरोधी
या विपक्ष का ना होना, विपक्ष का ना होना, मजबूत का डर होना या ढांचा होना, सबसे पुरानी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलनों की विरासत, स्वतंत्रता आंदोलनों की विरासत, सामाजिक व सांस्कृतिक मजबूती, अन्य विकल्प ना होना, और भी इसमें देख सकते हैं हम, इतने तो देखें, फिर अगर और जुड़ेगा तो इसमें और जोड़ेंगे। सवाल क्या था, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व या वर्चस्व क्यों था? बड़ा सवाल अपने को मिलेगा 6 नंबर का। आंसर देखते हैं। पहला आंसर है करिश्माई नेता या प्रभावशाली नेता। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या था, नेहरू जी जैसे, शास्त्री जी जैसे, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे नेता कांग्रेस के पास ही थे। और आप जानते हो चुनाव नेता के आधार पर लड़ा जाता है। आप जानते हैं बीजेपी में जबरदस्त अगर कोई लीडर है आज के टाइम में तो वो कौन है? मोदी जी ही हैं। और मोदी जी के मुकाबले आज कोई टिक ही नहीं पा रहा है। कांग्रेस एकजुट होने का प्रयास कर रही है, फिर भी वो एकजुट नहीं हो पा रही है। मूल कार्य कांग्रेस का क्या था कि एकजुट होकर मोदी सरकार से लड़े, लेकिन मोदी जी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो उसके सामने टिक ही नहीं पा रही। यहां भी यही हुआ। कांग्रेस में ऐसे प्रभावशाली नेता थे, ऐसे करिश्माई नेता थे कि उनके सामने किसी का तुलना करना, किसी का टिकना आसान काम नहीं था। जैसे गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का प्रभाव किस पर था? कांग्रेस पर था। गांधी जी का प्रभाव किस पर था? कांग्रेस पर। आपसे सवाल पूछा जाए, संविधान सभा में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो शामिल ना होते हुए भी पूरे संविधान सभा में उनके प्रभाव थे? तो कौन थे? गांधी जी। गांधी जी संविधान सभा में कहीं भी शामिल नहीं थे, ये आपको याद रखना है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि संविधान सभा किसने बनाई? भारत के जनता ने, चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाई। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। पार्टीशन, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य बचे। और 299 सदस्यों ने क्या बनाया? भारत का संविधान बनाया। पहला बिंदु क्या है? करिश्माई प्रभावशाली नेता इतने तगड़े थे कि कांग्रेस को बहुत आसानी से जिता कर ले आए, कहीं कोई उनको रोकने वाला बचा ही नहीं। इनको बिना प्रचार किए बहुत भारी जनसंख्या इनके चुनाव प्रचारों में आती थी, बहुत जबरदस्त इनका उत्साह होता था। दूसरा, विरोधी या विपक्ष का ना होना, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो रेस में कोई था ही नहीं। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। और विपक्ष का ना होना, जैसे मान लीजिए हम रेस करवाएं और वहां पर 10 लोग हों तो जीतने के चांसेस 10 में से किसी के भी बन सकते हैं। लेकिन रेस में केवल अकेला ही व्यक्ति दौड़े तो जीतना निश्चित है, वही जीतेगा। तो यहां भी यही हुआ कि या तो विपक्षी पार्टियां थी ही नहीं
और अगर कुछ थी तो वो कांग्रेस के सामने नगण्य थी, उनका कोई कैडर था ही नहीं, वो अभी नई नई बनी है। आप जानते हो पार्टियों के कैडर की बात हम करेंगे, यहाँ पर अगला बिंदु ढांचे की बात हम करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो विरोधी और विपक्ष मजबूत न होने के कारण या वहां थे ही नहीं, इस कारण कांग्रेस को मौका मिला और कांग्रेस ने खुलकर बढ़िया तरीके से जीत हासिल की। जैसे आज वर्तमान स्थिति कांग्रेस की हो गई है, उस जमाने में बीजेपी की, आज जैसे बीजेपी की स्थिति हो गई है, उस जमाने में कांग्रेस की स्थिति थी कि विपक्ष था ही नहीं। मजबूत काडर या ढांचा, आप देखें कांग्रेस का ढांचा 1885 में बनना शुरू हुआ। 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना की और इसके बाद लगातार ये ढांचा मजबूत होता ही चला गया। अब आप सोच सकते हो, एक पार्टी बन रही है 1934 में, हम पढ़ेंगे, एक पार्टी बन रही है 1951 में, एक पार्टी बन रही है 1977 में, एक पार्टी बन रही है 60 के दशक में, एक पार्टी बन रही है 52 में, तो सबसे मजबूत कौन सी होगी? 1885 वाली होगी, क्योंकि उसे बने हुए सदी जमाने हो गए, कई दशक हो गए, तो ये पार्टी ज्यादा अच्छे से समाज को समझ पाएगी, ज्यादा अच्छे से इसकी पकड़ समाज पर होगी, ज्यादा फैलाव, ज्यादा अनुयायी, ज्यादा ऑफिस, ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, ज्यादा लोग इसे जान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आज ए नाम का व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया या चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इस व्यक्ति को कभी किसी ने सुना नहीं, कभी किसी ने इसके भाषण नहीं देखे, कभी किसी ने कोई एजेंडा नहीं देखा, तो ये व्यक्ति चुनाव हारने वाला है। हमारे यहाँ जब तक कोई भी बात पूरी तरीके से सुनता नहीं है, तब तक उस पर अमल नहीं किया जा सकता है। हम उसको देखते हैं, जैसे मोदी जी को 3 साल हमने गुजरात में देखा, उसके बाद जब जनता का विश्वास बना तो फिर मोदी जी बड़े पॉपुलर हो गए और जनता ने आसानी से पूर्ण बहुमत के साथ उन्हें कहां बैठा दिया? राजगद्दी पर, भारत सरकार की पर बैठा दिया। तो जो मजबूत काडार होता है, ढांचा होता है, ढांचे का मतलब ये हुआ जगह जगह छोटे छोटे ऑफिस हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में ये पार्टी फैली हुई है, अपना कार्य, छोटा सा काम भी बहुत आसानी से अपने अनुयायी से करवा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों के पास ये ढांचा नहीं था। सबसे पुरानी पार्टी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पुरानी पार्टी होने का फायदा ये मिला कि आम जनमानस तक, प्रत्येक व्यक्ति तक ये बहुत ही आसानी से पहुंच गई और इससे कहीं कोई दिक्कत इनको नहीं हुई। हर व्यक्ति इसका अनुकरण करने लग गया। पुरानी पार्टी को हम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नई पार्टी आज हम बना लेते हैं, चाहे उसका एजेंडा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे पार्टी के सदस्य कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन पुरानी पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उतने नई पार्टी को नहीं मिल सकते हैं। उदाहरण, भारत में राजस्थान में सपा को कितने वोट मिले? कितनी सीटें मिली? 0। उससे पहले अभी तो 5-6 सीटें हैं, लेकिन सपा को कितनी सीटें मिली? 0। बसपा को कितनी मिली? 6। बहुजन समाजवादी पार्टी को, इसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सपा को कितनी मिली? 0। बसपा को कितनी मिली? 6 सीटें। आम आदमी पार्टी को कितनी मिली? 0। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, दिल्ली में कितनी मिली? 68, 70 में से 68। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति कितना पुराना है और उसने कितने लोगों के साथ काम किया है, कितने दिनों तक काम किया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कांग्रेस कैसी पार्टी थी? सबसे पुरानी पार्टी थी और इसकी वजह से देश में इसका वर्चस्व बहुत अच्छा था। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, अब इसको भी हमें देखना चाहिए। आजादी की लड़ाई में जितने भी नेता थे वे कौन से थे? स्वतंत्रता वाले ही थे। इन्होंने सबने बढ़िया तरीके से ये दिखाया था कि हमने देश को आजाद करवाया है। आम जनता के दिल में यही बात थी कि हमारे देश में जो स्वराज आया है, खुद का राज आया है, वो केवल और केवल कहां से आया है?
आजादी के आंदोलन के माध्यम से आया है। और इसमें लीडर कौन कौन है? नेहरू जी, शास्त्री जी, मौलाना अब्दुल कलाम, कमाल, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना बलिदान, अपना सर्वोच्च इसमें लगा दिया था। इन आंदोलन के कारण आम जनता इनके साथ थी आंदोलन में, धीरे धीरे इनके साथ आम जनता जुड़ने भी लग गई। इसका फायदा ये हुआ कि जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को प्रचार करने की आवश्यकता हुई ही नहीं। कांग्रेस बहुत आसानी से चुनाव जीत गई, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में सब लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनके साथ आंदोलन में जाते थे, जेल तक गए, कानून तोड़ने का काम किया, अंग्रेजों के विरुद्ध गए और एक तरह से पॉपुलर नेता बन चुके थे। इन्हीं स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कांग्रेस की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए और कांग्रेस शुरू के 3 आम चुनावों में आसानी से जीतकर आ गई। सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती ये काम की चीज है, आगे बिंदु भी आएगा ये अलग से। कांग्रेस ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया, साथ लेकर चलने का काम किया। इसका फायदा क्या हुआ? अगर आप किसी वर्ग विशेष को साथ लेते हो, फॉर एग्जांपल हिंदुओं को लेते हो आप साथ में, क्योंकि बड़ा वर्ग हिंदू ही है, हिंदुओं को लेकर चलते हो तो आपसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पर्शियन इतने लोग अलग हो गए। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी किसी वर्ग विशेष को साथ नहीं लिया, किसी संस्कृति विशेष को समर्थन नहीं दिया, किसी भाषा, जाति, वर्ण विशेष को समर्थन नहीं दिया, जबकि संपूर्ण क्षेत्रों को, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक आधार पर हो, सबको साथ लेकर चलने की बात कही। इसका फायदा कांग्रेस को क्या हुआ कि चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो अगड़ा वर्ग हो, सभी ने कांग्रेस को बिना शर्त आगे बढ़ाने के प्रयास किए और कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती हुई चली गई। इससे कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा नजर आने लगा और कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर आई। इससे चुनाव में भी इनको बहुत बढ़िया फायदा हुआ। सभी ने बिना संकोच कांग्रेस को जिताने का प्रयास किया। अन्य का विकल्प ना होना। अब आप जानते हो कांग्रेस में सेकंड ऑप्शन अगर थोड़ा होता, इस समय कई अन्य ऑप्शन होते कांग्रेस के अलावा, तो वो चुने जा सकते थे, जैसे विरोधी या विपक्ष का ना होना, ऐसे अन्य विकल्प भी नहीं थे। चुने तो कांग्रेस के अलावा चुने कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आज चुनाव है और चुनाव में उम्मीदवार कितने? 2, और दोनों ही कैसे हैं? अपराधी। दोनों ही कैसे हैं? अपराधी हैं। तो क्या इन अपराधियों को चुनने के अलावा हमारे पास ऑप्शन बचता है क्या? अभी तो चल रहा है नोटा, लेकिन जब नोटा नहीं था तब क्या हमारे पास चुनने का ऑप्शन था क्या? बिल्कुल नहीं। या तो हमें वोट ही नहीं डालना, तो वो तो सबसे गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से वोट डालना ही डालना चाहिए। अगर हमने वोट नहीं डाला तो सबसे बड़ी गलती कर दी, और अगर वोट डाल रहे हैं तो ऑप्शन में क्या है? दोनों ही अपराधी हैं। ऐसे में हमारा ध्यान ये जाता था कि हम चुने तो किसको चुने। ऐसे मजबूरी भी हमारे सामने थी, या तो चुनना है कांग्रेस को या दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। ऐसे में भी जनता क्या हो गई? मजबूर हो गई और कांग्रेस पहले 3 आम चुनावों में आसानी से जीत कर आ गई। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है? यहां से कोई सवाल समझ में नहीं आया? आंसर समझ में नहीं आया? बताओ। नोटा क्या होता है? नोटा का मतलब है कि जैसे 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, दोनों ही आपको पसंद नहीं है, तो आप नोटा में यानी कि इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन चुन सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले 2 चुनाव में, जैसे कि मोदी जी के बाद ये चालू किया है और अभी 2 चुनाव इसके हुए हैं, आप किसी भी उम्मीदवार को अगर पसंद नहीं करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, तो आप नोटा का ऑप्शन डाल सकते हैं। नोटा में कितने वोट आएंगे उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है कि उनका यूज होगा या क्या करना है। नोटा में चाहे कितने भी वोट आ जाएं,
चाहे जीतने वाले उम्मीदवार से भी ज्यादा आ जाए, तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोटा एक सिर्फ ऑप्शन डाला गया है कि आप उसे चुन सकते हैं। यदि आपको 10 उम्मीदवारों की लिस्ट में से कोई भी पसंद नहीं आया, तब आप किसको दे सकते हैं? इनमें से किसी को नहीं, और वो आपका किसी प्रकार का एक प्रकार से वेस्ट वोट है। आपने ये जाहिर कर दिया कि उम्मीदवार सही नहीं था, लेकिन उसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है। और बताओ, एक सवाल, बड़ा सवाल अपने कंप्लीट, कांग्रेस पहले 3 आम चुनाव में क्यों जीत कर आई? इसके बाद 2 ही सवाल और बचे हैं शायद, एक तो ये कि कांग्रेस का संस्थागत ढांचा, और एक और बचा है शायद कांग्रेस की प्रकृति के बारे में, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। बस फिर चैप्टर खत्म अपना। यहां से कोई सवाल? ठीक है, आज हमने पढ़ा कांग्रेस शुरुआत के 3 आम चुनाव में क्यों जीत कर आई। अपनी भाषा में अगर पढ़ें इसे सीधी भाषा में, तो शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस ही क्यों जीत कर आई। सवाल आया हुआ है, जब पुरानी एनसीईआरटी चलती थी तो उसमें बोर्ड ने 3 से 4 बार ये सवाल पूछा था, आपको ध्यान होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट सवाल है, अभी की अभी याद कर लेना इसको, आज के आज ही दर्शन होंगे बोर्ड में। करिश्माई नेता, प्रभावशाली नेता, कांग्रेस के पास कैसे नेता थे? बढ़िया नेता थे, विरोधी या विपक्ष थे ही नहीं, तो आसानी से जीत कर आ गई। मजबूत ढांचा था, इसके मुकाबले कोई ढांचे वाली पार्टी थी नहीं जिसके पास इतने ऑफिस हो, इतना घटनाक्रम हो। सबसे पुरानी पार्टी थी, 28 दिसंबर 85 को ही बन गई थी, एयू हूब ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी बड़ी विरासत थी, बड़े प्रसिद्ध हो चुकी थी ये। सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती थी, अन्य कोई विकल्प था ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस जीत कर आ गई। सभी को साथ लेकर भी ये चलते थे। ठीक है, आज की क्लास यही कंप्लीट हो गई। कल पहले आज वाले जो क्वेश्चन है वो सुनेंगे, उसके बाद की क्लास होगी, तो आप डेली का लर्न प्रोसेस और होमवर्क